तो अब हमारी बची हैं सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें स्त्री सहायक ग्रंथियाँ। तो अब सबसे पहले क्या आती है, स्तन ग्रंथियाँ। उससे पहले हमने अभी बात करी थी बार्थुलिन ग्रंथियाँ की। तो बार्थुलिन ग्रंथियाँ जो कि क्या किसकी तरह काम कर रही थी, हमारे जो किसकी तरह काम करी थी, कॉपर ग्रंथियों की तरह काम करी थी, जो कि क्या लुब्रिकेशन में मदद कर रही थी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, स्तन ग्रंथियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स हम देख रहे हैं। तो मेमरी ग्लैंड जो है वो क्या है, एक स्त्री का क्या है, एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है, ठीक है। तो ये स्तनधारियों का एक विशिष्ट लक्षण भी है मैमल्स का, ठीक है। दोनों नर और मादा में होते हैं, परंतु मादा में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। क्या है, हमारे स्तन ग्रंथि। अब उसके बाद ये विकास जो होता है ना, ये विकास के लिए उत्तरदायी कौन होता है, जो मादा है। और नर में क्या है, नर में किसी कोई काम ही नहीं है इसका। तो जो चीज़ काम नहीं होती, कोई ऐसा शरीर का अंग जो काम का नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप अंग, है ना। या हम उसे इंग्लिश में एक और वर्ड है उसके, तो इसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। अवक्षेपी या अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। बेस से हम याद कर सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि हमारी यही हो गई, है ना, निप्पल्स वगैरह जो हो गए। और क्या हो सकता है, जो हमारी लास्ट के जो मोलर टीथ होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे लास्ट के मोलर टीथ है, विजडम या थर्ड मोलर जिसे हम कहते हैं, या ईयर्स की जो मसल हो गई, किसी काम की नहीं है ना, हम हिला नहीं सकते हैं। और टेल बोन जो हमारी हो गई, है ना। तो ऐसे क्या अवशेषी अंग कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारे अभी हमने देखा यहाँ पर जो हमारी ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथि हैं नर में। अब ये विकास कैसे होती है, जो हमारी मादा, उनमें विकास में जो उत्तरदायी होता है हार्मोन, वो होता है एस्ट्रोजन, और एक और होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो जो मुख्य है, जो हमारा मेनली है, वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मतलब उत्तरदायी होता है वो भी, लेकिन जो मेनली है वो कौन है, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद ये स्थित कहाँ पे होती है, तो वक्षीय जो हमारा ये क्षेत्र है, वक्षीय क्षेत्र में जो हमारी तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो हड्डी हैं उनके, है ना, वहीं पर समीप वहीं रहता है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो हड्डियाँ हैं, जो हमारी कौन सी होती है, रियल बोन्स रहती है ना, जो फूट पसलियाँ नहीं रहती हैं, है ना। और उसके ऊपर मसल है, जैसे हमारी चेस्ट की मसल है, तो इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस, है ना, पेक्टोरलिस मेजर जो हमारी ये मसल है, उसके ऊपर स्थित रहती है स्तन ग्रंथियाँ, ठीक है। तो वक्षीय थोराइसिस में तीसरी, चौथी, पाँचवीं हड्डी पर परशुक पसली जो है, पर पसली तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और मांसपेशियाँ जो हमारी है पेक्टोरिस मेजर, है ना, वहाँ इसके ऊपर स्थित रहती है। अब इसकी संरचना क्या होती है, मेन तो वही है ना, संरचना। तो ये इसके अंदर क्या होती है, कुछ पालिकाएं मिलती है, पालिका, स्तन पालिका मिलती है, 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती है। उसी में निर्माण होता है किसका, दूध का, ठीक है। तो पालिकाएं होती हैं, और उन पालिकाओं के अंदर कुपिका होती है, स्तन कुपिकाएं होती है, और उन स्तन कुपिकाओं के अंदर कुपिका कोशिकाएं होती है। उन कुपिका कोशिका के अंदर दूध का निर्माण होता है, और ये दूध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है जो हमारे हार्मोन होता है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो कि अग्रपीयूष से निर्माण होता है, अग्रपीयूष से निकलता है ना, प्रोलैक्टिन। तो उससे ये उत्तरदायी होता है किसके लिए, दुग्ध निर्माण के लिए, ठीक है। तो अब हमारी क्या है, हमारी स्तन कुपिका में क्या आ गया, दूध बन गया है। अब इनमें से एक नलिका, मतलब स्तन कुपिका बहुत सारी मान लो होंगी, ठीक है। तो उन सबसे एक नलिका निकलती है, और वो नलिका आगे जाके जुड़ती है, और उसको हम कहते हैं स्तन नलिका। अब ये स्तन नलिका आगे जाके और भी जो बहुत सारी पालिकाएं हैं उनसे उन स्तन नलिकाओं से कनेक्ट होती है, 2 या 3 नलिका आपस में कनेक्ट होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्तन वाहिनी। अब आगे जाके स्तन वाहिनी एक फूला हुआ भाग बनाती है ना, जिसमें दूध स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं स्तन तुम्बिका। अब स्तन तुम्बिका आगे जाकर और पालिकाओं से कनेक्ट करती हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं दुग्ध वाहिनी। तो किस तरीके से हुआ, सबसे पहले देखो स्तन नलिका निकली, फिर उसके बाद स्तन वाहिनी बनी, फिर उसके बाद स्तन तुम्बिका, और लास्ट में जाके दुग्ध वाहिनी। और ये दुग्ध वाहिनी आगे जाकर खुलती किस में है, एक निप्पल में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चूषक।
तो चूषक में खुलते हैं और उस चूषक के आसपास क्या रहता है, क्या नाम रहता है, एरोला रहता है, एरोला, ठीक है, जो हमारा मेलेनिन के कारण एक काला सा एरोला रहता है, ठीक है, और बीच में निप्पल। अब इसको जो स्राव होगा उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, निकालने के लिए दूध को, तो उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है एक हार्मोन जो पश्च पीयूष से निकलता है, जिसका नाम है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो उत्तरदायी रहता है दूध के स्त्रावण के लिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा ख़त्म करा है क्या, हमने स्तन ग्रंथि, जिसमें कि कुछ नहीं, हमने सबसे पहले ये देखा कि स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है और जो हमारे नर है उसमें कोई इसका काम नहीं है, तो उसे अवशेषी अंग का है, जिसको हम एक नाम देते हैं वेस्टेरियल, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मादा में ये विकास होते हैं, है ना, विकास के लिए उत्तरदायी एस्ट्रोजन और दूसरा एक और रहता है प्रोजेस्टेरोन, है ना, और ये स्थित रहते हैं थोराइसिस में, तीसरी चौथी पाँचवीं जो हमारी हड्डियाँ हैं, पसलियाँ हैं, है ना, उसके ऊपर मसल रहता है, मसल का नाम होता है पेक्टोरियल, पेक्टोरिलिस मेजर, उसके ऊपर स्थित रहती है। संरचना क्या रहती है, 15 से 20 इसके अंदर पालिका रहती है, स्तन पालिका। उन पालिकाओं के अंदर कोशिकाएं रहती है, कूपिका रहती है, उन कूपिकाओं के अंदर कोशिका रहती है, दूध निर्माण करती है। अब दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन रहता है हमारा, ये याद रखना, प्रोलैक्टिन, है ना, और प्रोलैक्टिन के जब दूध निर्माण हो जाता है तो आगे जाके स्तन वाहिका नलिकाएँ बनती है, वाहिकाएँ बनती है, फिर स्तन तुम्बिका होती है, फिर दुग्ध वाहिनी बनती है और फिर निप्पल में खुलता है। और उसके बाद इसका श्रावण के लिए जो उत्तरदायी रहता है वो कौन सा रहता है हमारा, ऑक्सीटोसिन। तो ये हमने ख़त्म करा है स्तन ग्रंथि। अब उसके बाद एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं खीस, है ना, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, देखो भाई, जब एक मादा बच्चे को जन्म देती है तो उसके पश्चात क्या होता है कि मादा के जो दूध से एक खीस निकलती है ना, एक पीला दूध निकलता है जिसको खीस कहती है, और ये जो होता है ये सर्वाधिक पोषण वाला दूध रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क इजेक्टेड बाय लैक्टेटिक वुमेन, ठीक है, स्तनपान महिला जो कि पहला दूध निकालती है ना, और इसके अंदर प्रतिरक्षी रहती है, एंटीबॉडीज़ रहती है, और वो एंटीबॉडी का नाम है IgA। तो याद रखना, खीस जिसको हमने क्या बोला अभी, कोलोस्ट्रम, है ना, कोलोस्ट्रम। जब एक मादा जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो पहला जो दूध निकलता है उसको खीस कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडी रहती है IgA, और ये सर्वाधिक पोषण से भरा हुआ दूध रहता है, ठीक है। उसके बाद अब निर्माण हम देखेंगे युग्मक का, युग्मक जनन देखेंगे, जिसे हमने कहा गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। तो अब ये गैमेटोजेनेसिस है, तो अब मैंने बताया था हम 2 प्रकार के लैंगिक हैं ना, नर और मादा। तो यहाँ पर एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक। जो नर युग्मक होंगे वो कौन से होंगे, शुक्राणु, और शुक्राणु के जनन को हम कहते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो मादा के युग्मक होते हैं वो होते हैं अंडाणु, ओवम, और उसके जनन को हम कहते हैं अंड जनन या अंडाणु जनन, ओजेनेसिस, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे शुक्र जनन, जिसको हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हम पहले भी हम इसके बारे में सुन चुके हैं, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये शुक्र जनक नलिका जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल है से शुक्राणु के जनन की प्रक्रिया को, जो पूरी प्रक्रिया है किसमें, शुक्रजनक नलिका में जो शुक्राणु का जनन होगा उस प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी 2 चरण में होता है। ये 2 चरण कौन कौन से हैं, एक है शुक्राणु प्रसूजनन स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और एक है शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या होता है, जिसको हमने परशु कहा है, शुक्राणु परशुजनन। तो शुक्राणु परशुजनन स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या होता है कि जब हमने देखा था कि जो हमारे जब एक नर 12 से 14 वर्ष की आयु में आ जाता है, मतलब कि मैच्योरिटी एज में आता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उसके क्या होता है, उसके मस्तिष्क से, है ना, जो हमने देखा था क्या है, पीयूष है ना, पीयूष ग्रंथि। उससे पहले एक और चीज़ थी, क्या नाम था उसका, हाँ, तो क्या था, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, अग्र मस्तिष्क का जो भाग है एक हाइपोथैलेमस,
वो निकालता है एक एंजाइम GnRH। ये GnRH हार्मोन होगा, ये GnRH किसको क्या करता है, अग्रपीयूष को क्या करता है, प्रेरित करता है क्या निकालने के लिए, एक LH और एक FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जिसको हमने कहा है फोल्डिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन क्या करता है, निकलवाता है, ठीक है, स्राव करवाता है और ये जाते हैं वृषण में। अब यहाँ पर LH जो है वो क्या करता है, वो लेडिक सेल जो दो उसके पास है, जो शुक्रजनक नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो लेडिक सेल हैं, उनको क्या करवाता है, प्रेरित करता है, उनसे निकलवाता है क्या, एस्ट्रोजन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। अब इन टेस्टोस्टेरोन को अंदर भेजना होता है, टेस्टोस्टेरोन ही प्रक्रिया को चालू करवाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन अंदर जाएंगे, जो हमने निकाला FSH। अब ये FSH प्रेरित करेगा किसको, जो हमारे बाहर की तरफ सेल हैं, जिसको जो पोषण प्रदान देते हैं किसको, शुक्राणु को, जिनको हमने क्या कहा है, जिनको हमने कहा है जिनको हमने कहा सर्टोली सेल, नर्सिंग सेल या सिस्टिन या सर्टोली सेल, एक और नाम है इसका, है ना, क्या कहा है हमने इसको, सस्टेंटिकुलर सेल, है ना। तो ये सर्टोली सेल से क्या करवाता है, ABP निकलवाता है। अब ये ABP जो है ना, वो क्या करेगा, FSH का, अच्छा मैंने गलत बता दी, FSH की जो फुल फॉर्म है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रेरित करेगा किसको, हमारे जो अभी मैंने बोला सर्टोली सेल को। अब सर्टोली सेल निकालेगा ABP। अब ये ABP से, है ना, जो हमारा क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये लेकर जाएगा किसको, टेस्टोस्टेरोन को अंदर। अब अंदर आ गए किसके, हमारे शुक्रजनक नलिका में। अब प्रक्रिया चालू करेगी, धड़ाधड़ टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएंगे, गुणन करवाएंगे। किसका गुणन करवाएंगे, जो अंदर हमारे क्या है, जो हमारी क्या है, जो शुक्र नर्म जर सेल है ना, उसको प्रेरित करेंगे और उससे क्या करेंगे, गुणन करवाएंगे और उसके बाद निर्माण होगा नर्म जर्म कोशिका का मेल जर्म सेल। अब ये मेल जर्म सेल जो है वो आगे जाकर क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं शुक्राणु प्रसूजनन की, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो यहाँ पर अब हमारा नर्व जर्म सेल बन गया है। अब इसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी, दोनों दो द्विगुणित होगी। अब इनको हमने नाम दिया शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर वृद्धि करेंगी। वृद्धि के बाद हमने इन्हें कहा है प्राथमिक शुक्राणु सेल। ये प्राथमिक क्या है, शुक्राणु सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब इनमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, जिसमें कि दो सेल बनी, वो भी कैसी, आगुणित। अब ये आगुणित सेल को हमने कहा द्वितीय शुक्राणु सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद इनमें होगा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, जो कि क्या होता है, जिनमें समान गुणसूत्र हो रहते हैं, जो कि समसूत्री के बराबर होता है, जैसा होता है। अब सेकंड अर्धसूत्री में क्या हुआ, दो कोशिकाएं और बनी, दोनों कैसी है, आगुणित आगुणित, समान रहेंगे गुणसूत्र भी। अब इन्हें हमें कहा गया है, जो अब हम ये बनी है ना, दो सेल, इन्हें कहा गया है शुक्राणु परसु कोशिका, स्पर्मेटिडो सेल, है ना, स्पर्मेटिड, है ना, स्पर्मेटिड इन्हें कहा गया है। अब दूसरा हम देखेंगे शुक्राणु जनन क्या होता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ये जो हमारा स्पर्मेटिडोजेनेसिस बना है, इसमें आएगा क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, और ये आगे जाकर स्पर्म का निर्माण करेगा, स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु हम कहते हैं, इसका निर्माण करेगा। और इस प्रक्रिया को हमने कहा है शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस से स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, केवल परिवर्तन है संरचनात्मक, जिसमें हेड, टेल और बीच में जो हमारा मध्य खंड है, मिडल पीस है, इन सब में विभाजित होगा क्या, हमारा जो शुक्राणु परसु सेल है, जो हमारा स्पर्मेटिडो सेल है, इसमें बदल जाएगा। अब हम देखेंगे, अब एक और बात है, यह है शुक्राणु सर्टोली सेल से पोषण लेता है, ठीक है, मालूम है, सर्टोली सेल से पोषण लेगा, हेड घुसा देगा उसमें। अब ये जब पोषण ले लेगा तो ये निकल जाएगा उस नलिका से, है ना, स्थानांतरण होगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन।
शुक्राणुयन, स्पमिएशन कहते हैं शुक्राणुयन। तो क्वेश्चन भी यही था कि सेमिनिफेरस नलिका की गुहा में जब सर्टोली सेल द्वारा स्पर्मेटोजोआ जो है को मुक्त करने की विधि को क्या कहलाता है, स्पमिएशन, शुक्राणुयन। अब हम देखेंगे शुक्राणु की जो संरचना, जो स्ट्रक्चर है जो हमारा स्पर्म का, वो कैसा है। तो सबसे पहले हम क्या है, ये आगुणित हैप्लॉइड है, और क्या है, ये एक नर युग्मक है, मेल गैमेट है। तो आसान है, हैप्लॉइड है मतलब 23 गुणसूत्र है, ठीक है। 4 भाग होते हैं इसके। 4 भाग कौन से हैं एक स्पर्म के? पहला हेड, ग्रीवा जिसे नेक कहा है, ठीक है। उसके बाद आता है बीच में मिडल पीस जिसे हमने कहा है मध्य खंड। उसके बाद लास्ट में पूंछ जिसको हमने टेल कहा है। अब हम शीट्स के बारे में देखेंगे। हेड क्या होता है? देखो हेड में क्या होता है कि एक तो उसमें एक आगुणित सेल रहेगा, क्या रहेगी, क्या कहते हैं हम उसे, केंद्रक, आगुणित केंद्रक रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ रहती है जिसको हमने क्या कहा है, अग्रपिंड। अग्रपिंड को क्या, एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम क्या करेगा, इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है हमें। अग्र भाग में क्या रहता है, एक्रोसोम रहता है, अग्रपिंड मिलता है, ठीक है, और एक केंद्रा का रहता है इसमें हेड में। अब यहाँ पर एक्रोसोम का कार्य क्या है? देखो भाई, एक्रोसोम जो होता है वो किसकी तरह रहता है, लयनकाय के प्रकार, एक प्रकार का लयनकाय लाइसोसोम है। और हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में कि लयनकाय जो लाइसोसोम है उसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। तो ये इसका भी निर्माण किससे हो रहा है, गोल्जी काय से या गोल्जी सम्मिश्र से निर्माण हो रहा है, किसका, एक्रोसोम का। और ये है क्या, इसमें अंदर होता क्या, ये करता क्या है? तो एक्रोसोम जो है हमारा, इसको हमने क्या है, शीर्ष पिंड, अग्रपिंड। तो अग्रपिंड जो है वो करता, इसके अंदर रहता है पाचक एंजाइम। तो पाचक एंजाइम्स रहते हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि भेदन करेंगे, तो तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे अभी हम बता रहा हूँ। तो इसके अंदर पाचक एंजाइम रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? इसके अंदर रहता है हाइएलुरोनिडेज, हाइएलुरोनिडेज, हायालू, ऐसे कुछ नाम है, हायालू। तो एक क्या है, हायालुरोनिडेज है ना, हायालुरोनिडेज, और है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, पेनिट्रेटिंग मतलब तोड़ना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और आखिरी है जोना लाइनिंग एंजाइम। और बहुत सारे रहते हैं लेकिन ये मुख्य हैं, ठीक है। कौन कौन से? हायालुरोनिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइनिंग एंजाइम। तो ये क्या करेंगे आगे जाकर, अब इनका कार्य क्या रहता है, तो ये इनको कहते क्या, देखो इन तीनों सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन, लाइसिन मतलब तोड़ना, ठीक है, स्पर्म लाइसिन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो कि अंडाणु जो होता है, देखो अंडाणु के ऊपर बहुत सारी झिल्लियाँ होंगी। अब जो हमारे स्पर्म का केंद्रक है उसको क्या करना है, अंडाणु के अंदर जाना है, उस केंद्रक से मिलना है। तो अंडाणु को तोड़ना पड़ेगा ना, विभेदन करना पड़ेगा ना, भेदन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्रोसोम है ना, जिसको हमने क्या कहा है, अग्रपिंड है, ये क्या करता है, ये भेदन करता है अंडाणु की झिल्लियों का, अंडाणु की झिल्लियों का भेदन इसका कार्य है, इसका हमारे एक्रोसोम का। ये खत्म हुआ। अब उसके बाद ग्रीवा, नेक क्या है, देखो भाई नेक में क्या रहता है, और मध्य खंड, ये दोनों हम देखेंगे। नेक जो होती है स्पर्म की, उसमें दो क्या रहते हैं, तारा केंद्र रहते हैं। एक केंद्र के पास रहता है जिसको हमने समीपस्थ कहा है, एक उससे दूर रहता है जिसको हमने दूरस्थ कहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस दूरस्थ तारा केंद्र से एक तंतु निकलता है जो कि टेल से भी बाहर निकल जाता है। जो पूरी बॉडी में तंतु रहता है उसको हमने कहा मुख्य खंड, मेन पीस, और जो टेल से बाहर निकल गया उसे हमने कहा अंत्य खंड, एंड पीस, ठीक है। अब उसके बाद इनका काम खत्म। अब यहाँ पर मध्य खंड जो है, मिडल जो पीस है, उसमें क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। क्या रहते हैं, माइटो, तो क्या होता है कि इसके जो मध्य खंड है उसमें क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, जो कि क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टेल की, ठीक है, जिसमें क्या पूंछ जिसे हम कहते हैं। तो शुक्राणु को गति प्रदान करेगी और क्या करेगी, जो कि एक तरह की क्या फ्लैजिलल मूवमेंट है ना, गति देगी इस तरीके से। एक और चीज़ है यहाँ पर, जब हम अपनी एनसीईआरटी का क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं, उसमें क्या है, रिंग सेंट्रियोल है, वलय तारा केंद्र है। तो ये जो रिंग सेंट्रियोल है, अभी तक इसके कार्य की, इसके बारे में पता नहीं लगा है, इसकी खोज नहीं हुई है, ठीक है। तो इसकी खोज चल रही है, जिसका नाम है रिंग सेंट्रियोल वलय तारा केंद्र। इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, जो काली कालस है। अब उसके बाद अब हम देखेंगे मेन चीज़ जिसका नाम है अंड जनन। तो हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, नर जो भी था, नर क्या कहते हैं हम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल का वो पूरा का पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। हमने क्या क्या देखा था, शुरू में हमने सारी चीज़ें देखी थी, जैसे वृषण वगैरह देखा था, है ना, शिशन देख लिया और स्पर्म का निर्माण भी देख लिया। तो सारी चीज़ें हमने क्या ख़त्म कर दी है नर की। अब हम देखेंगे मादा में किस तरीके से अंड जनन होगा, ओजेनेसिस होगा। ठीक है, अब ये ओजेनेसिस में क्या है कि सबसे पहले जो मादा है उसमें भ्रूणीय अवस्था में ये प्रारंभ हो जाता है, जन्म से पहले ही 6-7वें महीने में ही ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, अंड जनन होने लगता है। अब यहाँ पर किस तरीके से होता है, देखो भाई, हमने देखा था कि जो हमारा अंडाशय है मादा का, ठीक है, तो मादा के अंडाशय में क्या हमने देखा था कि 3 तरह की लेयर होती है। ठीक है, ट्यूना एल्बुमिन अंदर की तरफ होती है, बाह्य उपकला रहती है, और बीच में क्या रहती है, एक जर्म उपकला रहती है, जर्मिनल लेयर रहती है, मैंने बताया था। जर्मिनल लेयर, ये जर्मिनल लेयर जब मादा भ्रूणीय अवस्था में अपनी माँ के उसमें कोख में, तो मादा शिशु अंडाशय को हमने देखा, तो उसमें जब देखा तो ये जो जर्म उपकला जर्मिनल लेयर है ये अंदर की तरफ आ जाती है। अंदर की तरफ जब आए इसके सेल, जो सेल है जिसको हमने कहा है मादा जर्म कोशिका, जैसे नर जर्म कोशिका थी, इसी तरीके मादा जर्म कोशिका यही निर्माण करेंगी किसका, अंड का। ठीक है, तो यही मादा जर्म कोशिका अंदर आ जाती है और अंदर आकर विभाजन करती है। विभाजन कर करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है और ये एक जाल जैसी बना लेती है, एक इसके रज्जु की तरह संरचना बन जाती है, जिसके अंदर एक बड़ी सी कोशिका रहती है, थोड़ी बड़ी सी कोशिका रहती है। अब इसको हम कहते हैं अंडवाही रज्जु। क्या कहते हैं, अंडवाही रज्जु। और जो बड़ी सी कोशिका उसे कहते हैं हम अंडजननी कोशिका, ओगोनिया रहती है अंदर की तरफ, और जो वो जाल जैसी संरचना बनाई है उसे हमने कहा है अंडवाही रज्जु। अब ये जो अंडवाही रज्जु है आगे जाकर और क्या होगी, इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। वृद्धि के बाद ये बड़ी सी बना लेगी, और अब ये जो पूरी संरचना है इसको हम कहेंगे प्राथमिक पुट्टिका। क्या कहेंगे, प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। और जो उसके चारों तरफ सेल रहेगी, जो बड़ी वाली के चारों तरफ सेल रहती है उसको हम कहते हैं पुट्टक कोशिका, ग्रैन्युलोरा सेल। और जो बीच वाली है उसको हम कहते हैं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी ओओसाइट का निर्माण हो गया है। अब ये जो हमारे पुट्टिका हैं, ये जो हमारी प्राथमिक पुट्टिका, ये बहुत सारी रहती हैं। जब एक क्या कहते हैं, जब मादा जन्म लेती है तो ये लाखों की संख्या में रहती है। ठीक है, प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन आगे जाने के बाद जब एक यौवन प्राप्ति आती है, मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी एज आती है ना, उस वक्त तक ये लाखों से केवल कितनी बचती है, हज़ारों बचती, 60,000 से 80,000 तक पुट्टिका बचती हैं। ठीक है, और ये जो ख़त्म होती है, मतलब ये पूरी प्यूबर्टी एज तक ख़त्म होती है, तो उसको हम कहते हैं जीर्ण पुट्टिका, एट्रिटिक फॉलिकल, मतलब ख़त्म होना, इसका नष्ट होना। ठीक है, जीर्ण पुट्टिका,